आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फॉल्ट के बारे में कि पावर सिस्टम में फॉल्ट क्या होता है और फॉल्ट का कारण क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे फॉल्ट क्या होता है, फिर कॉज ऑफ फॉल्ट यानी फॉल्ट का क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन किन वजहों से फॉल्ट आता है पावर सिस्टम में। जहाँ पे भी हम लोग कंसिडर करते हैं पावर सिस्टम में, वहाँ पे कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके वजह से फॉल्ट आता है। उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स ऑफ फॉल्ट, यानी कौन सा फॉल्ट को आने का कितना चांस है, यानी किस फॉल्ट के वजह से, किस प्रकार के फॉल्ट के वजह से या किस कारण के वजह से फॉल्ट ज़्यादा आता है, इस चीज़ को समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ फॉल्ट को स्टडी करेंगे। पहले फॉल्ट बोलते हैं कि कोई भी डिफेक्ट, किसी भी प्रकार का दोष, कोई भी डिफेक्ट यानी अगर पावर सिस्टम में आता है उसके वजह से करंट अपना पाथ से क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है। मतलब जिस लिमिट में, जिस डायरेक्शन में, जिस रेटिंग के अकॉर्डिंग करंट को फ्लो होना चाहिए था वो नहीं होता है। कोई भी कारण हो पावर सिस्टम में, कोई भी कारण जिसके वजह से करंट को जिस लिमिटेशन में, जिस रास्ते से या जितना रेंज तक होकर के जाना चाहिए था वो उस नियम को फॉलो नहीं करता है, तब इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्ट बोलते हैं। यानी कोई भी डिफेक्ट पावर सिस्टम में जिसके वजह से करंट अपना पाथ से या मैग्नीट्यूड से क्या हो जाए, डेविएट हो जाए, तब उस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉल्ट बोलेंगे। बात क्लियर हुआ। अब देखिए फॉल्ट में एक्चुअल होता क्या है, इन सभी को हम हटाते हैं। फॉल्ट का जो मेन कारण होता है, ऐसा होने का जो मेन कारण होता है, सोर्सेस तो कई हो सकते हैं। वायर पे लाइटनिंग हो गया, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्टेंट अगर एक्चुअल में देखा जाए तो मेनली एक ही होता है, मेनली होता है इंसुलेशन फेल्यूर। इंसुलेशन फेल कर जाता है। अब इसका मतलब क्या है, इंसुलेशन फेल करने का मतलब आपको लग रहा होगा कि ये एक वायर है, ये वायर है और इस पे जो इंसुलेशन दिया हुआ रहता है वो फेल कर गया, उस इंसुलेशन फेलियर की बात कर रहे हैं हम। तो सवाल आता है कि जब भी हम लोग ट्रांसमिशन सिस्टम में देखते हैं वहाँ पर तो कोई इंसुलेशन ही नहीं होता है इस प्रकार का। वायर पे कोई इंसुलेशन होता है नहीं, वो बेयर कंडक्टर होते हैं, यानी कोई उस पर इंसुलेशन नहीं होता है। तो फिर इंसुलेशन फेलियर कहाँ पे हो रहा है। जब ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो एक वायर नहीं होते हैं, वहाँ पे कई वायर होते हैं। अब बताइए इंसुलेशन इनके बीच में आया या नहीं आया। इस वायर के बीच में और इस वायर के बीच में क्या है, इंसुलेशन ही तो है। और इंसुलेशन कौन है, एयर। कौन है, एयर। इस वायर के बीच में और इस वायर के बीच में कौन है, एयर क्या है, इंसुलेशन का काम कर रहा है। और अगर ये ग्राउंड है और ये वायर है तो इनके बीच में भी एयर क्या काम कर रहा है, इंसुलेशन का काम कर रहा है। बात समझ आया। मेनली जो कारण होता है, वजह चाहे कोई भी हो, मेनली जो कारण होता है वायर के बीच का इंसुलेशन फेलियर होना। और इंसुलेशन फेलियर की वजह से क्या होता है, मैग्नीट्यूड, करंट का मैग्नीट्यूड सडनली क्या हो जाता है, एक लिमिटेशन से बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी जितना लिमिट में रहना चाहिए था उससे क्या हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है, शॉर्ट सर्किट का कंडीशन आ जाता है। समझ रहे बात को। तो ये मेन कारण होता है इंसुलेशन फेलियर का। जो मेन कारण है क्या है। अब इंसुलेशन फेलियर का मेन कारण बहुत सारे हो सकते हैं, आगे हम लोग उसको देखेंगे कि कॉज का, इंसुलेशन फेलियर का कॉज या फॉल्ट का कॉज क्या क्या हो सकते हैं, कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहले ये बात समझ में आया होगा, फॉल्ट का जो मेन कारण है वो क्या है, इंसुलेशन फेलियर। एक्चुअल में बताइए इंसुलेशन फेलियर हो जाता तो क्या दिक्कत होता, तब भी कोई दिक्कत नहीं था। कंडीशन ये है कि इंसुलेशन फेलियर होने के साथ साथ इस सर्किट में करंट का जो वैल्यू होता है,
करंट का जो वैल्यू होता है वो सडनली इंक्रीज कर जाता है। मेन कारण ये है, समझ रहे बात को। हमने फॉल्ट आपको बताया कि करंट अपने पाथ से क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है या अपना लिमिटेशन खो देता है। तो इंसुलेशन का क्या लेना देना इससे है, लेना देना। इंसुलेशन फेल होने की वजह से ही तो ये करंट क्या करता है, सडनली बढ़ जाता है। तो मेन कारण क्या हुआ, फॉल्ट का मेन कारण क्या है, करंट का बढ़ना या करंट का लिमिटेशन से अलग होना। और इसका मेन कारण क्या है, इंसुलेशन फेलियर। और इस इंसुलेशन फेलियर का मेन कारण क्या है, लाइटनिंग होना, ट्रेवल व्हीकल टकरा जाना, पेड़ गिर जाना, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, स्विचिंग होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग यानी इस फेलियर का एक एक ऐसा समझिए, फॉल्ट का क्या कारण है, फॉल्ट का क्या कारण है, करंट के वैल्यू को सडनली इंक्रीज करना। करंट के वैल्यू सडनली क्या इंक्रीज कर रहा है, करंट के वैल्यू जरा बताइए, इसका है इंसुलेशन फेलियर। इंसुलेशन फेलियर। और इसका क्या कारण है, इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण है कॉज, डिफरेंट कॉज। तो इसमें डिफरेंट कॉज जो आता है वो दो तरीके से हो सकते हैं। इंसुलेशन फेलियर के दो कारण हैं, इंसुलेशन फेलियर के इसी के दो कारण हैं। यानी कॉज ऑफ फॉल्ट, सिंपल शब्दों में बोले तो कॉज ऑफ फॉल्ट जो है वो कितना कारण हो सकता है, दो तरीके से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला ये कारण हो सकता है एट नॉर्मल वोल्टेज, एट नॉर्मल वोल्टेज यानी सिस्टम जितना वोल्टेज पे वर्क कर रहा है उस वोल्टेज पे इंसुलेशन फेलियर हो सकता है। क्या क्या वजह होंगे हम बात करेंगे इस पे। और दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा कारण है इसका एट इंसुलेशन फेलियर ड्यू टू हाई वोल्टेज। देखिए इस वाले में जरा समझिए, इस वाले में एट नॉर्मल वोल्टेज है, यानी इस वाले में कोई वजह होगा, वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, नॉर्मल ही होगा, लेकिन उस पर कोई कारण की वजह से क्या होंगे, इंसुलेशन का फेलियर होगा। समझ रहे बात को। लेकिन दूसरा जो इसका कारण है इंसुलेशन फेलियर का, वो वोल्टेज ही कारण है, वोल्टेज का ही वैल्यू क्या हो जा रहा है, सडनली बढ़ जा रहा है, वो कारण है इंसुलेशन फेलियर का। यानी अगर कॉज ऑफ फेलियर ऑफ या फॉल्ट हम लोग समझे तो इसको दो कैटेगरी में बांटा हमने। पहला कैटेगरी एट नॉर्मल वोल्टेज और दूसरा एट हाई वोल्टेज। एट हाई वोल्टेज कहने का मतलब कि जो वोल्टेज वैल्यू बढ़ रहा है वही इंसुलेशन फेलियर का क्या हो रहा है, कारण हो रहा है। क्या क्या होगा जरा इसमें समझिए। नॉर्मल वोल्टेज पे क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहला क्या हो सकता है बताइए, क्या हो सकता है, पहला कारण होगा पेड़, ट्री, पेड़ गिर जाना। वाई द ये ट्रांसमिशन लाइन है, इस पे पेड़ गिर गया, हो गया कारण। दूसरा कारण क्या हो सकता है, व्हीकल कोलाइड कर गए, व्हीकल क्या कर गए, कोलाइड कर गए इससे, यानी कोई गाड़ी जाकर के ठोक दिया। तीसरा क्या हो सकता है, एयर, हाई स्पीड में जब एयर का फ्लो होता है, आंधी तूफान आता है तो अच्छा पोल क्या हो जाता है, उखड़ जाता है, ये भी कारण हो सकता है। और भी इसी प्रकार के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे फ्लाइट का टकरा जाना, ऊपर से जा रहा है टकरा गया, ये भी तो कारण है। बताइए इन सभी केस में बताइए कहीं पे भी वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज किया था, नहीं, वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा था अपना। लेकिन दूसरा कोई कारण बना, किसको, इंसुलेशन फेलियर का। किसका कारण बना, इंसुलेशन फेलियर का, यानी फॉल्ट का इनडायरेक्टली कारण कौन बना, एट नॉर्मल वोल्टेज। दूसरा आता है ड्यू टू हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज किसके वजह से आते हैं, तो इसका कारण होता है लाइटनिंग, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं वज्र गिरना। हाई वोल्टेज का लाइटनिंग होना एक कारण हुआ। दूसरा क्या कारण होता है, स्विचिंग सर्जेज। देखिए जहां पे भी करंट का वैल्यू चेंज होता है वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, एक वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। चेंज इन करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, वोल्टेज। तो स्विच में क्या होता है, जब हम लोग स्विचिंग प्रोसेस करते हैं तो करंट का वैल्यू क्या होता है, कमता है।
अगर सर्किट को ब्रेक करते हैं तो करंट का वैल्यू कमता है, अगर सर्किट को क्लोज करते हैं तो सडनली करंट का वैल्यू इंक्रीज करता है। दोनों ही केस में करंट का वैल्यू चेंज करता है एकदम कम टाइम में। तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, वोल्टेज, यानी हाई वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ। हाई वोल्टेज ही तो कारण बन रहा है। लाइटनिंग में क्या होता है, डायरेक्टली हाई वोल्टेज के चार्जेज स्ट्राइक हो जाते हैं, तो इसमें भी क्या हो जाते हैं, इंसुलेशन फेलियर हो जाते हैं। यानी हमने देखा फॉल्ट बोला कि करंट अपना लिमिटेशन या पाथ से, इंटेंडेड पाथ से हट जाए तब उसको फॉल्ट बोलेंगे। यानी मेनली कारण कौन सा था फॉल्ट का, करंट का हटना। और करंट क्यों हटता है, इंसुलेशन फेलियर की वजह से। इंसुलेशन फेलियर का कारण कौन बना, दो कारण है, एक तो नॉर्मल वोल्टेज पे और एक हाई वोल्टेज पे। नॉर्मल वोल्टेज पे ढेर सारे जितने भी आपके मन में बात आ रहे हैं कि ये हो सकता है वो सारे हो जाएंगे, लेकिन हायर वोल्टेज में क्या होगा, हायर वोल्टेज में क्या कारण होगा, लाइटनिंग और स्विचिंग चार्जेज। तो ये था फॉल्ट। हमने क्या देखा, फॉल्ट, कॉज ऑफ फॉल्ट, दोनों लेवल पे कॉज ऑफ फॉल्ट हमने देखा। अब आगे स्टैटिक्स ऑफ फॉल्ट, यानी कौन वाला फॉल्ट आने का संभावना ज़्यादा होता है। देखिए ये हमने जो कॉज ऑफ फॉल्ट है, ये फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट के कारण है। फॉल्ट आने के इतने कारण हो सकते हैं, इन सभी कारण में कौन सा कारण ज़्यादा है और कौन सा कम है उसी का स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है। सबसे पहला लाइटनिंग पे आते हैं। तो बताइए लाइटनिंग कौन वाला में होगा, कौन वाला में, ड्यू टू हायर वोल्टेज या एट हाई वोल्टेज या एट नॉर्मल वोल्टेज। दो कारण हमने बताया, एक तो नॉर्मल वोल्टेज पे और दूसरा नॉर्मल वोल्टेज ना हो करके ड्यू टू हाई वोल्टेज। लाइटनिंग ही वो कारण है जिसमें वोल्टेज का वैल्यू सडनली क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी ये वाला क्या है, ड्यू टू हाई वोल्टेज, यानी ये वाला हाई वोल्टेज है, यानी लाइटनिंग ही कारण हो जाता है। चलिए कितना परसेंटेज है इसका, 12% है। यानी 100 बार अगर फॉल्ट आता है तो ये प्रोबेबिलिटी है कि 12 बार जो फॉल्ट आएंगे वो किन की वजह से आएंगे, लाइटनिंग की वजह से आएगा। बोले कम क्यों है, क्योंकि इसके लिए अरेंजमेंट लगाया हुआ होता है। अगर लाइटनिंग आ रहा है तो उसके लिए अरेंजमेंट दिया हुआ रहता है। फिर भी अगर लिमिटेशन से ज़्यादा हो जाता है तब वो क्या बनता है, फॉल्ट का कारण बनता है। कितना बार, 12 बार, पहला। दूसरा विंड, मैकेनिकल, यानी जब हवा चलता है तो वायर क्या होते हैं, झूलते हैं। समझ रहे बात को, वायर क्या होते हैं, झूलते हैं, यानी मैकेनिकल जंपिंग कर रहा है। ये कारण क्या हो सकता है, ये कारण कितना होता है, 20%। भारत में हवाएं ज़्यादा चलती हैं, आंधी तूफान ज़्यादा आता है, समझ रहे। तो विंड का यानी मैकेनिकल जंपिंग कंडक्टर की वजह से अगर फॉल्ट होते हैं, मान लीजिए ये कंडक्टर स्विंग कर रहा है, ये इधर डूलते आया इधर डूलते आया, मिल गया इंसुलेशन फेलियर और हो गया गड़बड़, कारण हुआ कि नहीं। मैकेनिकल क्या कर रहा है, जंपिंग कर रहा है, तो इस वजह से फेलियर होने का चांसेस कितना है, 20% है। अगर 100 बार फॉल्ट होता है तो 20 बार कौन सा कारण बनेगा, ये। अब जरूरी नहीं है कि 20 बार ही कारण बनेगा, ये प्रोबेबिलिटी है, परसेंटेज एक अनुमान लगाया हुआ है, हाँ इतना बार होता है। समझ रहे बात को, ये फिक्स बात नहीं है। दूसरा, अच्छा ये वाला कौन सा हुआ, ये वाला एट नॉर्मल वोल्टेज। नॉर्मल वोल्टेज क्यों, हवा ये नहीं कह के आता है कि वोल्टेज आप बढ़ जाइए उसके बाद हम आते हैं। इंसुलेशन फेलियर का कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, विंड ही वो कारण है। नॉर्मल वोल्टेज है तभी विंड आता है। अब बोलिएगा हाई वोल्टेज पे नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। वो कारण क्या हो जाएगा, लाइटनिंग हो जाएगा। यानी ये नॉर्मल वोल्टेज पे। दूसरा एपरेटस फेलियर, जैसे एपरेटस फेलियर, यहाँ पे क्या लगे होते हैं, क्रॉस आर्म लगे होते हैं, यहाँ से दो वायर जा रहे हैं। अब बाय द वे यहाँ पे इंसुलेटर के थ्रू ये जाता है, इंसुलेटर फेलियर हो गया, तब क्या हो जाएगा, सप्लायर से। तो ये वाला कारण बताइए, यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू ज़्यादा पे हुआ या नॉर्मल पे हुआ, नॉर्मल पे हुआ। यानी एपरेटस फेलियर के कारण भी जो होते हैं वो 20% होते हैं अप्रॉक्स, और ये भी क्या होगा, नॉर्मल वोल्टेज पे। दूसरा आता है स्विचिंग सर्जेज। स्विचिंग सर्जेज हमने अभी आपको बताया, स्विचिंग की वजह से, सप्लाई को ऑन ऑफ करने की वजह से वोल्टेज का वैल्यू सडनली इंक्रीज करता है, और वो भी क्या बनता है, इंसुलेशन फेलियर का कारण बनता है। तो आपको दो दिख रहे होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों ड्यू टू हाई वोल्टेज। अच्छा, हाई वोल्टेज की वजह से होता क्या है, इंसुलेशन जो बीच में होते हैं वो क्या कर जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं।
लास्ट है मिसलेनियस। देखिए यहाँ पे विंड है और यहाँ पे ट्री फॉलिंग है। विंड के वजह से हवा चल रहा है, मैकेनिकल जंपिंग यानी वायर क्या हो रहे हैं, झूल रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं, इस वजह से फॉल्ट होगा। लेकिन यहाँ ट्री फॉलिंग कहने का मतलब, ट्री फॉलिंग के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हवा चलने की वजह से भी ट्री फॉल हो सकता है, आप जाकर गाड़ी ठोक दीजिएगा उसके वजह से भी हो सकता है, कोई और जाकर के ठोक दे उसकी वजह से भी ट्री फॉलिंग हो सकता है, ये कारण हो सकता है। इसी में और आता है ब्रिज ब्रस्ट, पुल के नीचे से गया हुआ था, पुल गिर गया, हो गया गड़बड़। और क्या होता है, एक्सीडेंट, आपने गाड़ी जाकर के डायरेक्ट पोल में ही ठोक दिया, ये भी कारण। तो इसका चांसेस सबसे ज़्यादा है। इसमें 3 है, मिसलेनियस में ये सारे आ जाते हैं, एक्सीडेंट, ब्रिज ब्रस्ट और फॉलिंग ट्री। तो इसका परसेंटेज कितना है, 28। यानी 100 बार अगर एक्सीडेंट होता है, 100 बार अगर फॉल्ट होता है, 28 बार कारण क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी कि इनमें से कोई हो। तो ये था कॉज ऑफ फेलियर ऑफ इंसुलेशन, और इसी का रिजल्टेंट क्या होता है, फॉल्ट होता है। हमने फॉल्ट का कारण पढ़ा, फॉल्ट पढ़ा, टाइप पढ़ना। अब आगे क्या पढ़ना है, टाइप, कितने प्रकार के होते हैं फॉल्ट। अभी फॉल्ट हमने कर दिया, अब फॉल्ट होने के बाद वो किस प्रकार से अपना रंग रूप दिखाएगा, यानी हम लोग उस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। फॉल्ट का क्लासिफिकेशन हम लोग 2 तरीके से करते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल। अब ये सिमेट्रिकल क्या है, सिमेट्रिकल कहने का मतलब होता है ऐसे, अगर मान लिया जाए ये एक्स एक्सिस है तो इधर ऐसे है, तो मिरर अगर इस पे हम लगाएं तो इधर वाला भी क्या हो, ऐसे ही दिखे, इसी को तो सिमेट्रिकल बोलते हैं। यानी बराबर बराबर दोनों तरफ। एक्स एक्सिस से कंपेयर करते हैं तो ये एक्स एक्सिस का सिमेट्रिकल है, अगर यहाँ पे ऐसे कर रहे थे तो यहाँ पे भी ऐसे होता, यानी ये वाई एक्सिस का सिमेट्रिकल है और ये एक्स एक्सिस का सिमेट्रिकल हो जाएगा। सिमेट्रिकल मतलब सभी में लगभग बराबर बराबर। चलिए यहाँ पे सिमेट्रिकल बोलते हैं कि वैसा फॉल्ट, ये फॉल्ट जो क्लासिफाई किया हुआ है वो 3 फेज के लिए है। किसके लिए है, 3 फेज सिस्टम के लिए। फॉल्ट को हम लोग कितने कैटेगरी में बांटते हैं, 2 कैटेगरी में, पहला सिमेट्रिकल फॉल्ट और दूसरा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। अब समझते हैं सिमेट्रिकल क्या होता है। तो चूंकि 3 फेज होते हैं, 3 फेज की बात किया जा रहा है, तो इस प्रकार का फॉल्ट इस प्रकार के हो कि तीनों कंडक्टर में यानी तीनों फेज में जो करंट का वैल्यू हो वो क्या हो, सेम मैग्नीट्यूड का हो। किसका हो, सेम मैग्नीट्यूड का। यानी इसमें जितना करंट का वैल्यू इंक्रीज किया है उतना ही इसमें भी और उतना ही इसमें भी। साथ ही साथ करंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, 120 डिग्री। यानी ये अगर आई आर को दिखा रहा है, ये आई वाई को दिखा रहा है और ये आई बी को दिखा रहा है, तो फॉल्ट होने पर भी इन दोनों के बीच, इन तीनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री ही होगा। तभी इस प्रकार के फॉल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल फॉल्ट बोलेंगे। समझ रहे बात को। जब फॉल्ट नहीं था तब तो ठीक है, इस प्रकार से तीनों के तीनों 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड थे, लेकिन जब फॉल्ट होगा तो 2 कंडीशन फुलफिल करेगा तब ये सिमेट्रिकल होगा। कौन कौन सा कंडीशन, एक तो इसमें मैग्नीट्यूड, करंट का मैग्नीट्यूड तीनों फेज में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और साथ ही साथ तीनों फेज आपस में कितना से डिस्प्लेस्ड होंगे, 120 डिग्री से ही डिस्प्लेस्ड होंगे, तब क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल फॉल्ट। अब कौन से फॉल्ट इसमें आते हैं, पहला आता है LLL। इसका मतलब क्या होता है, लाइन, यानी तीनों फेज आपस में क्या जाए, सडनली टकरा जाए, तीनों फेज आपस में क्या कर जाए, मिल जाए। इस प्रकार में जो करंट का वैल्यू चेंज होता है वो तीनों में क्या होता है, सेम होता है। तो ये कौन सा कैटेगरी में आ गया, सिमेट्रिकल में आ गया। दूसरा आता है LLL और ग्राउंड। अब समझते हैं जरा फिगर से। तीन फेज थे, बताइए तीनों में करंट का वैल्यू सेम कैसे जाएगा, तीनों में फॉल्ट करंट का वैल्यू इक्वल कैसे बढ़ेगा, जब तीनों आपस में टकराएंगे तभी ना तीनों में सेम होगा, उसी को तो बोल रहे हैं सिमेट्रिकल। और ये तीनों आपस में टकराने के साथ नीचे भी गिर जाएगा तब भी तो तीनों में सेम ही होगा, यानी तीनों साथ में टकराया और साथ के साथ कहाँ गिर गया, नीचे गिर गया।
तब इस प्रकार के फॉल्ट कौन से फॉल्ट के कैटेगरी में आते हैं? सिमेट्रिकल फॉल्ट के कैटेगरी में। यानी तीनों फेज आपस में टकरा जाएगा तब कौन सा होगा? सिमेट्रिकल। तीनों फेज आपस में टकरा जाएगा और साथ ही साथ वो ग्राउंड हो जाएगा तब भी कौन सा होगा? सिमेट्रिकल। और ये फॉल्ट आने का परसेंटेज चांस कितना है? 2 से 3%। कितना चांसेस है? 2 से 3%। 2 से 3%। अगर 100 बार फॉल्ट आता है तो 2 से 3 बार ये चांस है कि इस प्रकार के फॉल्ट होंगे। इसका भी कितना चांसेस है? 2 से 3%। कितना में? प्रतिशत कहने का मतलब क्या कि 100 में 2 से 3 बार। चलिए अनसिमेट्रिकल में देखते हैं। यानी अनसिमेट्रिकल कब बोलेंगे? जैसे इसमें तीनों फेज में सेम करंट और डिस्प्लेसमेंट था, इसमें जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। सिमेट्रिकल का उल्टा अनसिमेट्रिकल, यही होता ना। यानी वैसा फॉल्ट जिसमें करंट का वैल्यू या तो मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं हो तीनों में, या तीनों आपस में जो थे वो तीनों आपस में सेम से डिस्प्लेस्ड नहीं हो, कोई एक वजह भी होगा तब भी वो अनसिमेट्रिकल होगा। जैसे करंट का वैल्यू तो तीनों में सेम हो गया, मान लीजिए 500 500 500 तीनों में हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर गड़बड़ा गया है तब भी ये क्या होगा? अनसिमेट्रिकल होगा। डिस्प्लेसमेंट तीनों में सेम है, तीनों के बीच मैग्नीट्यूड अगर डिफर कर गया तब भी ये क्या है? अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है। बात समझ आया? आगे अब कौन कौन से होते हैं बताइए? तीनों में अलग अलग कब होगा, क्या क्या वजह हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे सेम क्या हुआ था कि तीनों मिल गए थे। जिस फॉल्ट में तीनों नहीं मिलेंगे वो अनसिमेट्रिकल हो जाएंगे। जैसे पहला इसमें आता है L to G, फेज क्या हो गया? ग्राउंड हो गया। एक फेज वायर जा रहा था, ये टूट करके गिर गया। बताइए एक ही को मैंने करंट का वैल्यू सडनली इंक्रीज करेगा, तो इस प्रकार के फॉल्ट को क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। परसेंटेज कितना है? 70%। यानी 100 बार अगर फॉल्ट होता है तो 70 बार इस प्रकार का फॉल्ट आता है। बात समझ आया? दूसरा, 2 फेज आपस में क्या हो जाएंगे? टकरा जाएंगे। क्या हो जाएगा? 2 फेज आपस में टकरा जाएगा। तो बताइए दुइयों को ना टकराया आपस में, हम लोग सिमेट्रिकल कब बोलते हैं? जब तीनों में सेम होता। तीनों में क्या होता? सेम होता। तब इस प्रकार के फॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। क्यों? क्योंकि 2 ही फेज आपस में टकराए हैं। सी में कितना है? इसमें L तो आपस में मिल ही रहा है, L आपस में मिल ही रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है? ये वाला ग्राउंड हो जाए। समझिए जरा बात को। दो अपने में तो मिलवे किया है और दोनों जाकर के बुर गया। अभी भी बताइए सिमेट्रिकल होगा? सिमेट्रिकल कब होता? जब तीनों में सेम होते हैं। तीनों में क्या होता? सेम होता। 3 होते हैं, यहाँ फॉल्ट ही नहीं हो रहा है तीनों में, तो कभी भी तीनों में सेम होगा मैग्नीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट? नहीं। तो इस प्रकार का भी कौन सा हो जाएगा कैटेगरी में? कौन सा कैटेगरी में? अनसिमेट्रिकल में। और लास्ट आता है सी के बाद डी। इसमें आता है 2 फेज तो अपने में टकरा गया और तीसरा जो फेज था वो ग्राउंड हो गया। 2 फेज अपने में टकराया है और तीसरा का ग्राउंड हुआ है। जरा समझिए बात को। 2 फेज अपने में और तीसरा का ग्राउंड। तो बताइए तीनों फेज जब एक साथ हो जाते तब क्या होता? वो तीनों में सेम करंट और डिस्प्लेसमेंट होते, लेकिन तीनों तो अभी मिल ही नहीं रहा है, तो कहाँ से होंगे? अब इनका परसेंटेज कितना है? इसका परसेंटेज है इस वाले का 15%, 10% और 2 से 3%। ये होगा सारा का प्रतिशत। यानी अगर फॉल्ट 100 बार आता है तो 100 बार में से ये प्रोबेबिलिटी है कि 70 बार जो फॉल्ट आएगा वो कौन सा आएगा? LG। यानी लाइन क्या हो जाएंगे? ग्राउंड हो जाएंगे। 2 लाइन आपस में टकरा जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 15 बार 100 बार में। L और G 2 को टकराने, ये 2 फॉल्ट थे, दोनों टकराए नीचे गिर गए, इसका प्रतिशत कितना है? 10%। लेकिन 3 है, 2 को टकराने के साथ साथ एक नीचे गिर गया, इसका प्रतिशत कितना है? 2 से 3%। और तीनों आपस में टकराने का प्रतिशत कितना है? 2 से 3%। तीनों आपस में टकरा करके नीचे गिरने का प्रतिशत कितना है? 2 से 3%। तो ये हुआ फॉल्ट का टाइप। क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से? फॉल्ट, कॉज ऑफ फॉल्ट, स्टैटिस्टिक्स ऑफ फॉल्ट और टाइप्स ऑफ फॉल्ट। हमने 4 टर्म देखे। तो उम्मीद करते हैं कि ये
फॉल्ट के बारे में आपको डिटेल में समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगले वीडियो में देखते रहिए। धन्यवाद।